अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास 10 केमिस्ट्री में आज हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में आज हमने पढ़ना है दो टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और सेकंड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस ऑन द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये दोनों टॉपिक्स आपको मिलेंगे पेज नंबर 16 में। First topic, that is extent of a chemical reaction. Extent कहा जाता है शिद्दत को या हद को कहते हैं या वसाअत को कहा जाता है। पावर को भी कह सकते हैं। एक रिएक्शन का पावर हद या शिद्दत को कहते हैं। मैंने यहां पर लिखा है एक्सटेंट से मुराद क्या है, हाउ मच ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। किसी भी कीमियाई रिएक्शन में रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में किस हद तक कन्वर्ट हुआ है या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होने की जो शिद्दत होती है या पावर होती है उसको एक्सटेंट कहा जाता है। तो ज़्यादातर एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में हम डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिस्कस नहीं करते, जबकि डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में हम एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को डिस्कस नहीं करते। एक जनरल इक्वेशन है A moles of A plus B moles of B goes to produce C moles of C and D moles of D। इस इक्वेशन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो तरीक़ेकार हमारे पास कुछ यूं होगा, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर इस इक्वेशन को मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जाहिर करना है तो मैं इस तरह लिखूंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, concentration of D to the power D, concentration of A to the power A and concentration of B to the power B। ये है एक केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन को मालूम करने के लिए सबसे अहम बात यह होनी चाहिए कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो Kc प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी कीमियाई रिएक्शन जब एक इक्विलिब्रियम पे आ जाता है और इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा आई है तो Kc की वैल्यू भी हमारे पास ज़्यादा आएगी। तो Kc डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स पे, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो है रिएक्टेंट है। यानी कि अगर रिएक्टेंट की मिकदार किसी भी इक्वेशन में और वो रिएक्शन जो कि एक इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, यानी कि एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, उसमें अगर रिएक्टेंट की मिकदार वो कम रह गई है और प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा आई है तो Kc की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, वो लार्ज होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर न्यूमरेटर में ज़्यादा वैल्यू है और डिनोमिनेटर में कम वैल्यू है तो अगर हम ज़्यादा को कम पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर भी ज़्यादा आएगा। अगर रिएक्टेंट यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है और न्यूमरेटर की वैल्यू कम है तो Kc की वैल्यू भी हमारे पास कम आएगी। इसी हवाले से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की मदद से हम तीन बातों के ऊपर एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स ये है कि द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है शिद्दत को कहते हैं, टेंडेंसी को कहा जाता है। किसी भी कीमियाई रिएक्शन की जो एक्सटेंट होती है, पावर होती है कि ये रिएक्शन किस हद तक उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है, ये बातें डिपेंड करती है Kc की शिद्दत पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा आई है तो
इक्वेशन से हम क्या मालूम कर सकते हैं? Kc की वैल्यू कम आई है, Kc की वैल्यू नॉर्मल है। तो 3 पॉइंट्स है हमारे पास। फर्स्ट वन, इफ Kc इज वेरी स्मॉल, उस सूरत में जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ही कम आती है तो आया प्रोडक्ट ज़्यादा वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होंगे या रिएक्टेंट्स कम रहेंगे? इफ़ Kc इज़ वेरी लार्ज, अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा आती है किसी भी कीमियाई रिएक्शन से, उस सूरत में रिएक्टेंट्स क्या रहेंगे, प्रोडक्ट्स क्या आए होंगे? अगर Kc की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है तो आया प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट की मकदार इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे क्या रह गई होगी? तो फर्स्ट वन की तरफ आते हैं, Kc इज़ वेरी स्मॉल। देखिए, मैंने हर स्टेप के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा है, क्योंकि लेक्चर के आगाज में मैंने ये जाहिर किया था कि एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को हमने पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन से पढ़ना है। तो यहां पर मैंने बहुत ही शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है। ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आई है तो इसका मतलब है कि Kc तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या आई है, यानी कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर कम आई है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रह गई है तो हम इससे ये नोट कर सकते हैं, दिस इंडिकेट दैट द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड एप्रिशिएबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन हासिल होती है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ वो नहीं बढ़ता है। यानी कि एक रिएक्शन है, उसमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर रिएक्टेंट ज़्यादा आई है, ज़्यादा रह गई है और प्रोडक्ट की मकदार कम आई है, तो हम इससे ये मालूम कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे प्रोडक्ट की मकदार वो डिपेंड करती है Kc की वैल्यू पे डिपेंड करती है, यानी कि Kc प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो उस रिएक्शन में जिसमें प्रोडक्ट की मकदार कम आई हो और रिएक्टेंट की मकदार वो अगर ज़्यादा रह गई हो, तो इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि यही रिएक्शन वो फॉरवर्ड की तरफ ख़ास शिद्दत से वो नहीं जाता है, यानी कि वो उस स्पीड से नहीं जाता है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना रहा होता। तो ये हमें कहाँ से मालूम होता है? जब हम Kc की मैग्नीट्यूड को देखते हैं। सेकंड पॉइंट, इफ़ Kc इज़ वेरी लार्ज, अगर Kc की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आती है किसी भी इक्वेशन के लिए, तो इसका मतलब यह है Kc की वैल्यू लार्ज होने से क्या होगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे प्रोडक्ट की मकदार वो ज़्यादा आई है और रिएक्टेंट की मकदार वो कम रह गई है। तो इससे हमें ये पता चला कि रिएक्शन कंप्लीटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, के रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कंप्लीट होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए कंप्लीट होता है क्योंकि प्रोडक्ट की मकदार ज़्यादा आई है और रिएक्टेंट की मकदार वो कम रह गई है। अच्छा, इफ़ Kc इज़ नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल, अगर Kc की वैल्यू ना बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा से क्या मुराद है, यानी कि 10 टू द पावर 30 या 10 टू द पावर 20 नहीं है, ना 10 टू द पावर -30 है, ना 10 टू द पावर -20 है, बल्कि हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है, वो 1 आई है, 1.0 है। इधर से Kc वेरी स्मॉल से मुराद ये है 10 टू द पावर -10 हो सकता है, -6 हो सकता है, -20 हो सकता है। लार्ज से ये मुराद है 10 टू द पावर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। नाइदर वेरी स्मॉल नाइदर वेरी लार्ज, यानी कि Kc की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है, सो इसका इससे ये मालूमात हमें मिलती है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मकदार वो आपस में बहुत ही करीब है, यानी कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो अगर 4.2 मोल्स आई है, मोल्स पर रेडियम क्यूब आई है, और रिएक्टेंट की मकदार है वो है 4.3 या 4.5 है, 4.6 है, तो ये आपस में बहुत ही क्लोज्ड है। तो क्या है कि इसको हमने नोट करना है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल कंटेन एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर हम ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन के लिए
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मकदार वो क्या है, वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, यानी कि उसकी वैल्यू आपस में ऑलमोस्ट तकरीबन वो बराबर है। तो जब बराबर होंगे तो हमारे पास Kc की वैल्यू क्या आती है, वो 1 आती है, क्योंकि हमने इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वो अगर आपस में बराबर हो तो हमारे पास Kc की वैल्यू वो 1 आती है। तो आज के लिए ये क्या है कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। एक दूसरा टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि एक सिस्टम अगर ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, अगर उस सिस्टम को किसी बैरूनी अनासर से डिस्टर्ब किया जाता है, जैसे कि बैरूनी अनासर क्या होते हैं, वो है प्रेशर है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, जिसको सिंपली मैंने यहाँ पर लिखा है PTCB लिखा है। इन 3 चीज़ों की वजह से अगर कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो डिस्टर्बेंस होने के बावजूद ये सिस्टम कोशिश करता है कि उस इफेक्ट को कम से कम किया जाए और अपने आप को वापस इक्विलिब्रियम पे रिस्टोर किया जाए। तो टॉपिक है द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन ऑन द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, या इसको सिंपली ले चैटलियर प्रिंसिपल भी कहा जाता है, LCP जिसे कहता है। ले चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, उसको अगर प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन के ज़रिए से डिस्टर्ब किया जाए तो फिर वो सिस्टम इस कोशिश में रहता है कि जिस बैरूनी अनासर या इफेक्ट से हमें नुकसान पहुंचा है या डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म किया जा सके। तो 3 फैक्टर्स ऐसे हैं, देयर आर 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द पोजीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट फैक्टर दैट इज कंसंट्रेशन, सेकंड टेम्परेचर, फिर थर्ड हमारे पास है प्रेशर है। लेकिन प्रेशर का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स ऑन गैसियस रिएक्शन, क्योंकि प्रेशर का असर सॉलिड के ऊपर नहीं होता, लिक्विड के ऊपर नहीं होता, थोड़ा सा होता है, लेकिन गैस के ऊपर प्रेशर का एक बहुत ही बड़ा असर होता है। फर्स्ट टॉपिक जो इन तीनों में है दैट इज कंसंट्रेशन, मकदार है। चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इक्विलिब्रियम पे क्या असर होगा, या अगर हम प्रोडक्ट में अगर मकदार को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या असर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, एक आम रिएक्शन है। ए रिएक्टेंट रिएक्ट विद बी गोज टू प्रोड्यूस सी एंड डी। अगर हम इस टिप की बात करें, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, लेट्स सपोज अगर मैंने रिएक्टेंट ए में इजाफा कर दिया, यानी कि ये ए 1 रिएक्टेंट है ए, अगर मैंने 2A कर दी, यानी कि रिएक्टेंट में ए की मकदार अगर मैंने बढ़ा दी, तो जाहिर बात है कि ये सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था, मैंने लेफ्ट साइड को डिस्टर्ब कर दिया। लेफ्ट साइड को डिस्टर्ब करने के बाद क्या है कि हमारे पास जो ए रिएक्टेंट की मकदार है वो तो बढ़ गई है और ये कम है। तो क्या करते हैं कि इस सिस्टम का जो डायरेक्शन है वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। प्रोडक्ट की तरफ इसलिए जाएगा ताकि इस असर को क्या किया जा सके, इसको कम किया जा सके, यानी कि इसकी मकदार को कम किया जा सके और इसकी मकदार को बढ़ाया जा सके। अगर मैं इस तरह करूं कि अगर भी रिएक्टेंट की मकदार को मैं कम करूं तो जाहिर बात है कि यहां पर कमी आ गई इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। अगर बी की मकदार को मैंने कम कर दिया तो क्या करते हैं, ये चारों दोस्त अपने आप को वापस रिस्टोर करते हैं। फिर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ होगा, यानी कि प्रोडक्ट की मकदार कम हो जाएगी, कम होने लगेगी और फिर जो रिएक्टेंट है उसकी मकदार में इजाफा आएगा ताकि इस कमी को क्या किया जा सके, इसको पूरा किया जा सके।
ये चारों दोस्त हैं। ये अगर इस सिस्टम में जो भी इफेक्ट आता है, ये चारों के चारों आपस में क्या करते हैं, सिस्टम को वापस बैलेंस कर देते हैं। इन चारों में आपस में क्या है, वो इत्तेफाक होता है। अगर इसके पास पैसा आता है तो ये पैसा अपने पास नहीं रखता, बल्कि ये पैसा बाकी दोस्तों में ये शेयर कर देता है। यानी कि दो ग्रुप से, रिएक्टेंट है, बी है, ये दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ये एक फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है। अगर इस फैमिली के पास पैसा आ जाता है तो क्या करते हैं, ये अपना पैसा कम करने के लिए इसको अपने दोस्त के पास ये लेके जाते हैं, दूसरी फैमिली के पास ले जाते हैं। तो चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट की मिकदार को कम करते हैं या फिर ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि सी की मिकदार को आपने बढ़ा दिया। अच्छा, इस घर में सी के पास पैसा है तो क्या करेंगे, ये पैसा इधर इस घर में भी पहुंचाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रिवर्स की तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, ताकि क्या करे, इन चारों के ऊपर जो असर प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा, ताकि कोई भी इस सिस्टम में मायूस नहीं रहेगा। अच्छा, अगर हम ये कहें कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो जाहिर बात है ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये कम क्या कर देंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, ये ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ आएगा, ताकि ये भी इसके साथ बराबर हो जाए। अब क्या है कि अगर सी की मिकदार में अगर डी की मिकदार अगर कम करते हैं, यानी कि ये बहुत ही गरीब हो गया, क्या करेंगे, यहाँ से पैसा आएंगे, इसकी तरफ आएंगे, ताकि ये भी हमारे साथ क्या हो जाए, ये बराबर हो जाए, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर की बात करते हैं तो हर रिएक्शन एक खास टेम्परेचर पे जाता है। टेम्परेचर का भी इक्विलिब्रियम के ऊपर एक असर होता है। दैट सपोज ये एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गोज टू प्रोड्यूस सी एंड डी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये एक सिस्टम है जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, डेल्टा यानी कि डेल्टा एच हमारे पास इसकी क्या है, वो है नेगेटिव है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक से मुराद ये है कि ये रिएक्शन तब कंप्लीट होता है, ये रिएक्शन तब हमें प्रोडक्ट देता है जब सिस्टम से हीट को निकाला जा सके। तो अगर हम इस कंप्लीट सिस्टम के ऊपर, यानी कि इस कंप्लीट सिस्टम के ऊपर अगर हम टेम्परेचर का इजाफा करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से तो प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि प्रोडक्ट तब बढ़ता है जब आप टेम्परेचर को गिरा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, हमारे पास मजीद रिएक्टेंट्स बनेंगे, प्रोडक्ट की मिकदार क्या होगी, वो कम होगी। आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर में डिक्रीज लाएंगे तो डिक्रीज लाने से क्या मुराद है, इस टेम्परेचर का ऑलरेडी टेम्परेचर क्या है, वो ज़्यादा है, और टेम्परेचर कम करने से क्या होंगे, हमारे पास सी प्लस डी मजीद आएंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या, ये सिस्टम ऑलरेडी एक एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होने से सी प्लस डी बनता है। तो अगर आपने इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इंक्रीज में ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रिवर्स की तरफ आएगा, यानी कि ए प्लस बी की मिकदार बढ़ेगी और सी प्लस डी की मिकदार क्या होगी, वो कम बनेगी। इसी तरह अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो डिक्रीज होने से मजीद सी प्लस डी प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि इसकी मिकदार ज़्यादा आएगी, इसकी मिकदार कम रहेगी, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, मजीद आपके पास सी प्लस डी की मिकदार बढ़ेगी और ए प्लस बी की मिकदार कम होगी। तो ये टेम्परेचर का असर होता है किस चीज़ पे ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर। प्रेशर की तरफ आते हैं, प्रेशर का भी सिस्टम के ऊपर एक असर होता है, लेकिन गैसियस सिस्टम की हम बात करते हैं, यानी कि 2 मोल्स ऑफ ए प्लस बी गोज टू प्रोड्यूस सी प्लस 3 मोल्स ऑफ डी। इंक्रीज इन प्रेशर, यह बात नोट करनी है, एक लॉ है हमारे पास, दैट इज एक होता है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एक होता है एवोगैड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ में ये कहते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी कि अगर किसी गैस सिस्टम के ऊपर दबाव को बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि गैस का एज अ होल वॉल्यूम क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। एवोगैड्रोस लॉ में ये पढ़ते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि किसी भी सिस्टम में अगर हम वॉल्यूम का इजाफा करते हैं, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोल्स का इजाफा होगा, या नंबर ऑफ मोल्स का इजाफा होने से वॉल्यूम बढ़ता है। ये दोनों लॉज हैं, ये आप लोग फिर आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में आइडियल गैस इक्वेशन है, उस टॉपिक में इसको आपने पढ़ना है। प्रेशर का बढ़ना
देखिए यहाँ पर 2 मोल्स है, यहाँ पर 1 मोल है, तो रिएक्टेंट की तरफ क्या है, वो रिएक्टेंट में हमारे पास है 3 मोल्स है, प्रोडक्ट में 1 ये 3 ये 4 मोल्स है। और यहाँ पर मोल्स का लिंक डायरेक्टली वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट है, और वॉल्यूम का लिंक प्रेशर के साथ क्या है, वो इनवर्स है। यानी कि यहाँ पर 3 वॉल्यूम है, यहाँ पर 4 वॉल्यूम है। अगर हमें चाहिए किसी सिस्टम में ज़्यादा प्रोडक्ट्स, तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रेशर को कम करना होगा। प्रेशर कम होने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। देखें, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ये ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर हम इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ होगा। अगर हम इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज किधर है, रिएक्टेंट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ आएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, प्रेशर का असर भी गैसियस सिस्टम के ऊपर होता है। ये 3 मोल्स है, ये प्रोडक्ट में 4 मोल्स है। हमें ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, ज्यादा प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना होगा, प्रेशर को कम करना। प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम ज्यादा आएगा, वॉल्यूम ज्यादा होने से नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पर 3 हैं। प्रेशर डिक्रीज करने से ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रेशर इंक्रीज करने से कम प्रोडक्ट आएंगे, और क्या है वो ज्यादा रिएक्टेंट्स आएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, प्रेशर इस सिस्टम के ऊपर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का लिंक क्या है, वो है ज्यादा है। तो हमारे पास ज्यादा 2 मोल्स ऑफ ए और बी मोल्स बी रिएक्टेंट ये बनेंगे, ये रिएक्टेंट ज्यादा आएंगे। अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज करना है, अगर प्रेशर को मैं डिक्रीज करता हूँ किसी गैसियस सिस्टम के ऊपर, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किधर है ज्यादा, वो प्रोडक्ट में है, तो प्रेशर डिक्रीज होने से ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे। प्रेशर इंक्रीज होने से रिएक्टेंट ज्यादा आएंगे। तो ये एक इक्विलिब्रियम के ऊपर बैरूनी अनासिर या बैरूनी जो फैक्टर्स होते हैं उसका एक असर होता है। तो ये चैप्टर इस लेक्चर के साथ 8 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया, और कोशिश करूँगा कि एक्सरसाइज को भी इसी तरह हम हल करते जाएं। तो आज के लिए काफ़ी है, कल इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।